तो सोचिए कि सिर्फ 15,000 रुपये महीने की आमदनी है, एक अडॉप्टेड टीनेजर की पूरी जिम्मेदारी है, और उसके ऊपर से शर्त ये कि आने वाली लाइफ पार्टनर ऐसी हो जो जिंदगी में कोई हल्ला गुल्ला ना लाए। हाँ, मतलब वो चुपचाप इस शांति भरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाए, है ना? बिल्कुल वही। अगर मैं कहूँ कि ये किसी सन्यासी या पहाड़ों पर रहने वाले किसी साधु की लाइफ नहीं है, बल्कि एक हाईली एडुकेटेड 40 साल के इंसान का मैट्रिमोनियल मैनिफेस्टो है, तो यकीन करना सच में थोड़ा मुश्किल होगा। सही कहा। आमतौर पर जब लोग ऐसी प्रोफाइल स्क्रॉल करते हैं ना, तो वहाँ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आती है, जैसे कोई चमकता हुआ कॉर्पोरेट ब्रोशर हो। हाँ, बेस्ट पिक्चर्स, लाखों के पैकेजेस, बड़ी बड़ी जॉब टाइटल्स। एग्जैक्टली। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाया जाता है, जैसे एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को मार्केट किया जा रहा हो। वहाँ हर कोई अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन, एक केयरफुली फिल्टर किया हुआ वर्जन डिस्प्ले करता है। एक ऐसी सोशल चेकलिस्ट जिसे देखकर सोसाइटी इंप्रेस हो सके। बिल्कुल। पर हमारी आज की इस चर्चा का जो सोर्स मटेरियल है ना, वो इन सब से बिल्कुल अलग है। इसे हमने द परस्यूट ऑफ पीस एंड पार्टनरशिप का नाम दिया है। ये एक मैट्रिमोनियल मैसेज जरूर लगता है, पर असल में ये इंटेंशनल लिविंग का एक बहुत ही रॉ और अनफिल्टर्ड डॉक्यूमेंट है। और इस डीप डाइव का हमारा मकसद इस प्रोफाइल टेक्स्ट को सिर्फ ऊपर से पढ़ना नहीं है। हम उस साइकोलॉजी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, उन गहरे सवालों और उस रेडिकल फिलॉसफी को समझेंगे जो ऐसी लाइफ डिजाइन करने के पीछे होती है। क्योंकि देखिए, इस व्यक्ति ने सोसाइटी के बनाए हुए जो सक्सेस और मैरिज के पुराने नियम है ना, उन्हें पूरी तरह से उलट दिया है। एक ऐसी लाइफ डिजाइन की है जहां पैसा और स्टेटस नहीं, बल्कि मेंटल पीस और पर्सनल आजादी सबसे बड़ी करेंसी है। सही कहा। एक ऐसी दुनिया में जहां सब लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने की रैट रेस में भाग रहे हैं, ये 40 साल का इंसान लखनऊ में बैठकर अपनी शर्तों पर एक पैरेलल यूनिवर्स चला रहा है। उसने प्रोफाइल की शुरुआत में ही बहुत क्लियर कर दिया है कि उसने पीस, फ्रीडम, हेल्थ और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी के लिए अपनी एक हाई पेइंग जॉब छोड़ दी है। और ये डिसीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट मांगता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग एक बड़ी सैलरी और स्टेटस के लिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों दांव पर लगा देते हैं। हाँ, स्टेटस एंजाइटी आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। बिल्कुल। पर इस व्यक्ति ने उस स्टेटस एंजाइटी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। वो बता रहा है कि उसने सोसाइटी के पैरामीटर्स को छोड़कर अपने खुद के नए पैरामीटर्स बनाए हैं। वो अब अपनी मर्जी से कभी कभी 11वीं और 12वीं के जेई और नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता है। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसने पूरी ईमानदारी से लिखा है कि उसकी फिक्स्ड इनकम अब सिर्फ 15,000 रुपए है, जो उसे रेंट से आती है। मेट, 15,000? यहाँ तो एक आम सोच वाले इंसान का दिमाग ही चकराएगा। सिर्फ 15,000 रुपए? हाँ, सुनने में थोड़ा माइंड बॉगलिंग लगता है। आज के जमाने में खासकर 40 की उम्र में, जब लोग अपने रिटायरमेंट फंड्स और बच्चों की फॉरेन एजुकेशन के बारे में टेंशन ले रहे होते हैं, ये अमाउंट प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं लगता। पर सोर्स मटेरियल के आगे की जो डिटेल्स है वो इस पूरी पिक्चर को बदल कर रख देती हैं। उनके पास एक 4 मंजिला घर है, जिसमें से 3 फ्लोर उन्होंने रेंट पर दिए हुए हैं। एक कार है, और सबसे चौंका देने वाली डिटेल, घर पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अरे वाह! तो मतलब देखने में 15,000 बहुत कम लगते हैं, पर असल में ये एक ऐसी गाड़ी चलाने जैसा है जिसका इंजन और एनवायरनमेंट दोनों इतने ऑप्टिमाइज हो चुके हैं कि उसे फ्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? सही पकड़ा आपने। जैसे सोलर पैनल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल खत्म हो गया, खुद का 4 मंजिला घर है तो रेंट देने का टेंशन खत्म, और उल्टा वहां से फिक्स्ड इनकम आ रही है। तो फिर एक सवाल उठता है, क्या इस 15,000 की आमदनी को हम गरीबी कहेंगे, या फिर ये एक अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम है? एक ऐसी स्टेज जहां हम जरूरतें इतनी रेडिकली कंट्रोल में आ चुकी हैं कि पैसे का जो रोज का स्ट्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। इस चीज को प्रैक्टिकली फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहा जाता है। असल में इस व्यक्ति ने एक बहुत ही डीप कैलकुलेशन की हुई है। उसने एक्टिव इनकम को, यानी रोज सुबह उठकर ट्रैफिक फेस करके 9 से 5 काम करके बॉस की डांट सुनकर पैसे कमाने के साइकिल को, जो हम सब करते हैं ज्यादातर। हाँ,
उस साइकिल को उसने पैसिव इनकम और टैंजिबल एसेट से बदल दिया है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला इंसान भी अपने पैसे कहाँ खर्च करता है? महंगा रेंट, ऑफिस आने जाने का फ्यूल और ईएमआईज में ही निकल जाता है सब। बिल्कुल। स्ट्रेस दूर करने के लिए एक्सपेंसिव वेकेशंस और सोसाइटी को दिखाने के लिए ईएमआईज पर ली गई चीजें, इस व्यक्ति ने उस पूरे कंजम्पशन साइकिल को ही बाईपास कर दिया है। ये सच में एक बहुत स्मार्ट मूव है। हाई पेइंग जॉब के साथ आने वाला जो बर्नआउट और टाइम की कमी होती है, इन सबको उसने उस 15,000 की स्टेबल रेंटल इनकम और अपने क्लोज ग्रुप एसेट से रिप्लेस कर दिया है। एग्जैक्टली। उसने स्ट्रिक्टली फिगर आउट कर लिया है कि उसे सरवाइव करने और खुश रहने के लिए प्रैक्टिकली कितना पैसा चाहिए, और जब वो बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई तो उसने इस कॉर्पोरेट रैट रेस से बाहर निकलने का एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया। ये पॉइंट सच में मजबूर करता है सोचने पर कि हमारी आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की कीमत चुकाने में जाता है। इस व्यक्ति का फोकस ग्रोथ पर तो है, लेकिन फाइनेंशियल नंबर्स वाली ग्रोथ पर नहीं। सही कहा। उसका फोकस पर्सनल स्पेस, अपनी पीसफुल लाइफ और बच्चों को पढ़ाने वाली सेटिस्फैक्शन पर है। अपना खुद का एक माइक्रो इकोसिस्टम ही बना लिया उसने। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। आमतौर पर जब कोई ऐसी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड और पीसफुल लाइफ डिजाइन करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान पूरी तरह से अकेले रहना चाहेगा, है ना? हाँ, कि कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई बोझ ना हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है। इस इंसान ने पिछले 20 सालों से अकेले रहने के बावजूद एक 14 साल के लड़के को अडॉप्ट किया है। ये प्रोफाइल का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है वैसे। हाँ, और वो प्रोफाइल में साफ साफ लिखता है कि ये बच्चा उसकी जिम्मेदारी है जिसे वो पूरी सिंसेरिटी के साथ निभाता है। उसने इंपॉर्टेंट सेक्शन में हाईलाइट किया है कि इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। यही वो पॉइंट है जहां हमें इंटेंशनल लिविंग का असली मतलब समझ आता है। आज़ादी या फ्रीडम का मतलब हमेशा एस्केपिज्म नहीं होता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाना, पहाड़ों पर अकेले बैठ जाना ही आज़ादी है। हाँ, संन्यास ले लेना एक तरह से। बिल्कुल। पर इस व्यक्ति के लिए आज़ादी का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी की जिम्मेदारियां चुनना है। उसने उन सब जिम्मेदारियों को रिजेक्ट किया जो सोसाइटी उस पर थोप रही थी, जैसे स्टेटस मेंटेन करना या एक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेट फॉलो करना। अच्छा, और उसने वही जिम्मेदारी अपनाई जो उसकी वैल्यूज से मैच करती थी। सही। एक बच्चे की केयर करना, उसे एक फ्यूचर देना। उसका मानना है कि फैमिली केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनती है, सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं। पर यहाँ मैं उस लॉजिक को थोड़ा पुश करना चाहूंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अपनी पर्सनल पीस और फ्रीडम को इतना फियर्सली प्रोटेक्ट करता है कि उसके लिए बड़ी जॉब तक छोड़ दी उसने। हाँ, बहुत एक्सट्रीम स्टेप लिया था शांति के लिए। और दूसरी तरफ एक टीनेजर, कोई भी इंसान जिसने टीनेजर्स के आसपास वक्त बिताया है वो जानता है कि टीनेजर और पीसफुल लाइफ बिल्कुल अलग दिशा में चलने वाली चीजें हैं। ये तो है। टीनेजर्स के साथ स्कूल का ड्रामा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल उतार चढ़ाव होते हैं। तो क्या एक 14 साल की टीनेजर को अकेले पालना और एक डीपली कंट्रोल्ड पीसफुल लाइफ की चाह रखना, ये दोनों बातें एक दूसरे से टकराती नहीं है? एक सुपरफिशियल लेवल पर ये कॉन्ट्रडिक्शन जरूर लगता है, पर अगर हम इस साइकोलॉजी के थोड़ा और डीप जाएं तो बात कुछ और निकल कर आती है। देखिए, एक होती है टॉक्सिक केओस और एक होती है मीनिंगफुल केओस। मीनिंगफुल केओस, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ, जैसे हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब की पॉलिटिक्स, बॉस के अनरीजनेबल डिमांड्स और सोसाइटी को इम्प्रेस करने का प्रेशर, ये सब टॉक्सिक केओस है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। पर एक बच्चे को बड़ा करना, उसकी जिद झेलना, उसकी ग्रोथ का हिस्सा बनना, वो मीनिंगफुल है। बिल्कुल, ये एक मीनिंगफुल केओस है। इस व्यक्ति ने शांति के लिए हर तरह के केओस को दूर नहीं किया, बल्कि सिर्फ मीनिंगलेस और टॉक्सिक केओस को दूर किया है। और इस प्रोफाइल के कॉन्टेक्स्ट में ये एडॉप्टेड बच्चा एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। ये आने वाली किसी भी पार्टनर के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त फिल्टर बन जाता है, एक लिटमस टेस्ट की तरह। हाँ, लिटमस टेस्ट, यानी एक तरीके से ये चेक करने का मैकेनिज्म कि सामने वाला इंसान सच में उनकी फिलॉसफी के साथ फिट बैठता है या नहीं। हाँ, एकदम वही। जो फीमेल पार्टनर इस 14 साल के अडॉप्टेड बच्चे को अपनी लाइफ में खुशी से एक्सेप्ट कर लेगी, वो कन्वेंशनली सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस वाली पार्टनर हो ही नहीं सकते। राइट।
उससे काफी अलग होना पड़ेगा। उस पार्टनर को मेंटली और इमोशनली वाकई में बहुत ग्राउंडेड, मैच्योर और सिक्योर होना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्ट कंडीशन उन लोगों को पहले ही बाहर कर देती है जो सिर्फ एक स्टैंडर्ड, आसान और ट्रेडिशनल मैरिज ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को इतना टाइट कर दिया है कि सिर्फ वही इंसान अंदर आ सके जो उनके इस यूनिक डिजाइन को चैलेंज ना करे। इस बात से हम प्रोफाइल के उस हिस्से पर आते हैं जो ऐसी स्ट्रिक्टली डिफाइंड लाइफ में किसी और इंसान के फिट होने की जगह पर सवाल उठाता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एक लाइफ पार्टनर से, है ना? हाँ, उनकी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक उन्हें एक ऐसी फीमेल पार्टनर चाहिए जो उनकी खुशियों को बढ़ाए, ना कि उन्हें डिस्टर्ब करे, जो सिचुएशन को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसी वो है। बिल्कुल। वो स्ट्रेट टर्म्स में लिखते हैं कि पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनली स्टेबल हो और सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल और ग्राउंडेड हो। यहाँ उस इंसान का पिछले 20 साल का अकेलापन और इंडिपेंडेंस साफ बोल रहा है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वो पार्टनर पैसे के लिए प्रेशर ना डाले और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल इकोसिस्टम उन 15,000 की इनकम में परफेक्टली सेट हो चुका है। वो अपने मन से जो अच्छा लगता है वही करते हैं। हाँ, वो साफ कहते हैं कि अगर वो प्रेशराइज करेगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये डिमांड किसी ईगो या एरोगेंस से नहीं आ रही है, बल्कि ये एक सेल्फ अवेयर इंसान की बहुत प्रैक्टिकल बाउंड्री है। सही बात है। उन्होंने एक सीधा मैसेज भी ड्राफ्ट किया है अपनी अप्रोच दिखाने के लिए। उन्होंने लिखा है, हाय, आपकी प्रोफाइल देखी, सिंपल और ग्राउंडेड लगी, एकदम स्ट्रेट, डायरेक्ट और ऑनेस्ट अप्रोच। बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट। लेकिन इस मैसेज में आगे चलकर एक ऐसी लाइन आती है जिसने लिटरली एक रियलिटी चेक दे दिया मुझे। वो लिखते हैं, अब 40 की एज में तो नहीं है कि कोई आएगा तो खाली हाथ आएगा, वो भी कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा। मिलजुल कर एक हैप्पी पीसफुल लाइफ जी जा सकती है। ये काफी डीप स्टेटमेंट है। कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा। ये लाइन किसी रोमांटिक नॉवेल जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ? देखिए, ये मिड लाइफ रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी और अनफिल्टर्ड सच्चाई है। जब लोग 20s में होते हैं तो रोमांटिसिज्म हावी होता है दिमाग पर, है ना? हाँ, वो यू कंप्लीट मी वाला फेज। सनीका, उन्हें लगता है कि पार्टनर उनकी पूरी लाइफ फिक्स कर देगा। एक दूसरे में खो जाने वाली फीलिंग होती है। लेकिन 40 की उम्र तक आते आते रोमांस का आइडिया पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। रियलिटी हिट कर जाती है तब तक। बिल्कुल। 40 साल का इंसान अपनी एक पूरी लाइफ जी चुका होता है। उसके पास अपना इमोशनल बैगेज होता है, अपने कुछ सेट हैबिट्स होते हैं, अपनी एक स्टेबिलिटी होती है। जब वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ मटेरियल वेल्थ से नहीं है। तो क्या मीनिंग है उसका? इसका मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, लाइफ एक्सपीरियंस और शायद अपना खुद का कोई फाइनेंशियल बेस या करियर। वो एक इक्वल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी डैमजेल इन डिस्ट्रेस नहीं जिसे उन्हें आकर रेस्क्यू करना पड़े। अरे वाह, ये अप्रोच तो किसी आम शादी से ज्यादा 2 एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के कॉर्पोरेट मर्जर जैसी लगती है मुझे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी जगह कंप्लीटली स्टेबल है। एक की बिल्कुल सेट लाइफ है, 4 मंजिला घर है, अडॉप्टेड बेटा है, शांति है, और दूसरी तरफ आने वाली पार्टनर की भी अपनी एक सेट नैरेटिव होगी। दोनों अपनी अपनी स्टेबिलिटी एक साथ टेबल पर ला रहे हैं और उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ये नया मर्जर स्मूथली चलता रहे। सही कहा। कोई हॉस्टाइल टेकओवर ना हो दोनों में से किसी का। हाँ, कोई एक दूसरे के डेली ऑपरेशंस में दखल ना दे। इसका थीम लगता है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, तुम जैसी हो वैसी आओ, और हम बिना एक दूसरे को बदले एक पैरेलल शांति भरी जिंदगी गुजारें। और सच कहूं तो ये ब्रूटल ऑनेस्टी ही इस प्रोफाइल का कोर है। इसमें रत्ती भर भी शुगर कोटिंग या मैनिपुलेशन नहीं दिखती, जो कि आजकल की डेटिंग प्रोफाइल्स में काफी रेयर है, बहुत रेयर है। सोसाइटी में लोग शादियों से पहले 1000 बातें छुपाते हैं, खुद को किसी और रूप में प्रेजेंट करते हैं, और शादी के बाद जब असलियत सामने आती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। हाँ, वहां से ड्रामा स्टार्ट होता है। यहाँ ये व्यक्ति डे 1 पर अपने सारे कार्ड्स टेबल पे रख रहा है। वो कह रहा है, ये मेरी कम इनकम है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, और मुझे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए। एक बहुत ही क्लियर टेक इट और लीव इट सिचुएशन है यहाँ। क्योंकि पिछले 20 साल से जब एक इंसान अपने फैसले खुद ले रहा हो, तो अचानक किसी और का आके उस स्पेस में इंटरफेरेंस करना वो शांति से सहन नहीं कर सकता। उनकी जो साइकोलॉजिकल आर्मर है वो बहुत थिक लगती है। बिल्कुल।
उसने सोसाइटी के बनाए हुए जो नकली दिखावे हैं और माइंडलेस कंजम्पशन वाली रेस है, उससे खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। उसने अपने लिए एक बेहद सेफ, प्रेडिक्टेबल और रेडिकली कंट्रोल्ड इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें एक छोटी पर हाईली ऑप्टिमाइज्ड इनकम है, एक डीपली पर्सनल जिम्मेदारी है और अब एक फीमेल पार्टनर के लिए जगह बनाई जा रही है। पर शर्त वही है कि वो इस शांति को हिला ना सकें। ये पूरी स्टोरी एक इंसान के अपने आप को पूरी तरह से जान लेने और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को ब्रूटली रिजेक्ट करके अपनी सच्चाई को मंजूर करने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सही बात है। ये साफ प्रूफ है कि सक्सेस का कोई एक सिंगल यूनिवर्सल फॉर्मूला होता ही नहीं है, और इस सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, इंटेंशनल लिविंग ना कभी आसान नहीं होती। सोसाइटी बार बार आपको नॉर्म पर लाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, लोग सवाल उठाएंगे कि भाई जॉब क्यों छोड़ दी, या सिर्फ 15,000 में गुजारा कैसे होगा, या अकेले बच्चा क्यों पाल रहे हो। लेकिन जब आपको क्लियर पता होता है कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, इस केस में जैसे पीस और फ्रीडम, तो आप बड़े से बड़े सोसाइटल नॉर्म्स को डीकंस्ट्रक्ट करके अपने हिसाब से दोबारा जोड़ सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसे उन्होंने ठीक यही किया, अपने टर्म्स पर सक्सेस को नए सिरे से डिफाइन किया। हाँ, जो उनके लिए बेस्ट वर्क करता है। ये वाकई एक मास्टर क्लास है अपने रास्ते खुद बनाने की। पर आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं इस मैनिफेस्टो के पीछे की एक गहराई को थोड़ा और खुरेदना चाहता हूँ। एक चुभने वाला सवाल जो इस पूरी हाईली ऑप्टिमाइज्ड लाइफ डिजाइन के एंड में निकल कर आता है। अच्छा, कैसा सवाल? देखिए, इस पूरी डिस्कशन में हमने देखा कि उस इंसान ने अपनी शांति, आज़ादी और अपने इस छोटे से माइक्रो इकोसिस्टम को दुनिया के शोर शराबे से बचाने के लिए कितनी ऊंची दीवारें खड़ी की हैं। हाँ, बाउंड्रीज तो बहुत स्ट्रांग है उसके। राइट। वो कहते हैं पैसे का प्रेशर नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं चाहिए, डिस्टर्ब करने वाली पार्टनर नहीं चाहिए, सब कुछ एक परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह सेट कर दिया गया है। लेकिन रियलिटी में देखें तो इंसानी रिश्ते नेचुरली मेसी होते हैं। इंसान इमोशन से भरे होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं, है ना? बिल्कुल, वीक मोमेंट सबकी आती हैं। एग्जैक्टली। तो जब कोई इंसान अपनी लाइफ की बाउंड्रीज को इतना फियर्सली और टाइटली गार्ड कर लेता है, तो क्या उस डीपली कंट्रोल्ड लाइफ में किसी दूसरे इंसान के अनजान सपनों, उसकी फ्लॉज या रिश्तों में नेचुरली आने वाले उस केओस के लिए कोई असली जगह बच पाती है? ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल डिलेमा है वैसे। अगर हर चीज़ पहले से ही इतनी रिजिडली तय है कि सामने वाले को सिर्फ एक तय सांचे में फिट होना है, तो रिलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बचेगी ही कहाँ। वही तो, क्योंकि जब हमने शुरुआत में उस चमकते हुए कॉर्पोरेट ब्रोशर की बात की थी जहां सब कुछ फिल्टर करके दिखाया जाता है, तो ये मैनिफेस्टो उसके बिल्कुल ऑपोजिट और एकदम सच्चा लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या अत्यधिक शांति की ये एक्सट्रीम चाह, सिर्फ अपने टर्म्स पर जीने का ये जुनून अपने आप में एक नई तरह का पिंजरा तो नहीं बन रहा? ये काफी गहरा रिफ्लेक्शन है। हाँ, मतलब एक ऐसी फ्लॉलेस और पीसफुल जगह जहां शांति तो पूरी है, पर उस शांति को मेंटेन करने के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो किसी दूसरे इंसान के साथ एक गहरा और शायद थोड़ा मेसी इमोशनल कनेक्शन बनने ही ना दें। क्या लव और कंपेनियनशिप को वाकई में इतना हाइपर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? ये एक ऐसी चीज है जो आज इस चर्चा को सुनने वालों को लाजमी सोचने पर मजबूर करेगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ इन नए पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली चर्चा में किसी नए और दिलचस्प मटेरियल के साथ।